हाय एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट ट्रैवलर चैनल। इस वीडियो में मैं पासपोर्ट एप्लीकेशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जो मैंने रिसेंटली कुछ इश्यूज फेस की थी कि देखिए, मैं एक ट्रैवल एजेंट हूँ, आप सबको पता होना चाहिए अब तक। तो इसीलिए मेरे पास लोग आते हैं कभी कभार टिकट वगैरह बनाने के लिए, टूर आइटनरी करने के लिए, और वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा जानकारी करने के लिए। मैं कोई वीज़ा प्रोफेशनल लाइसेंस्ड वीज़ा होल्डर तो है हूँ नहीं, बट क्योंकि ट्रैवल एजेंट हूँ इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन, हमारे बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको पता होता है। अल्टीमेटली तो कॉन्सुलेट्स या वीज़ा प्रोसेसिंग सेंटर्स को ही बेस्ट पता होता है। बट मेरा जो नॉलेज है वो भी काफ़ी है, बिकॉज इसको लेके मैं पढ़ता रहता हूँ। बट हाँ, इसी रिगार्ड में एक इशू हुआ जहाँ पे मैंने देखा कि पासपोर्ट में काफ़ी सारी गलती थी। पासपोर्ट इशू तो हो गई थी, और उस गलती के बारे में उन जिनका पासपोर्ट उनको पता भी नहीं था। तो पासपोर्ट एप्लीकेशन के बारे में काफ़ी ऑनलाइन वीडियोस मिल जाएगी, बट मैंने देखा कि ज़्यादातर ये गलतियाँ कोई कोई भी वेबसाइट नहीं बताती है। देखिए, पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए किसी की मदद तो आप ले ही सकते हो, बट किसी कोई बट वो उस इंसान को भी पासपोर्ट फिलिंग के टाइम डिटेल्स बरोबर भरने का आइडिया होना चाहिए। पासपोर्ट, और अगर आप खुद से कर रहे हो देन आपको भी पता होना चाहिए कि क्या या कौन सा इंफॉर्मेशन करेक्ट है, एंड अकॉर्डिंगली आपको पासपोर्ट फॉर्म फिलअप करना चाहिए। मैंने यहाँ पे जो फॉर्म दिखा रहा हूँ ये तो आपका ऑफलाइन फॉर्म है, बट ऑनलाइन में भी सेम सेम सवाल पूछे जाते हैं। मैं आ रहा हूँ एक एक पॉइंट करके, मैं बता रहा हूँ आपको। फ्रेश या पुराना पासपोर्ट हो, आपको पहले एक चीज तो करना है कि आपका जो नाम है वो सही से भरना है। अभी आपको शायद 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 आपको लग रहा है कि मैं ये नाम के बारे में क्यों बता रहा हूँ, आपको तो आपका नाम पता है। देखिए, प्रॉब्लम है इंडिया में कि पहले टाइम में किसी बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड या वोटर कार्ड में नाम सही नहीं रहता है, या कुछ मिस्टेक रहती है वोटर कार्ड में, या पेरेंट्स के फादर के नाम या मदर का नाम जो है वो गलत रहता है, या वोटर कार्ड में सब नाम सही है बट आधार कार्ड में गलत है। बहुत सारी चीजें गलत होती है। अगर फर्स्ट पासपोर्ट बनाने के टाइम आपने देखा कि आपका आधार या वोटर आप से आपका नाम या आपके फादर का नाम या आपका डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रहा है, या आपका एड्रेस मैच नहीं कर रहा है, तो पहले तो आप अपना आधार को रेक्टिफाई करो। आधार को एकदम सही रखना, उसके बाद ही आप पासपोर्ट एप्लीकेशन करना। नहीं तो बाद में पासपोर्ट तब की बन जाती है, बट देन प्रॉब्लम हो जाएगी कि कोई फर्दर कुछ वीजा वगैरह के टाइम आपको ये दिक्कत आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपडेट योर पासपोर्ट, सॉरी, आप अपडेट योर आधार कार्ड, एंड वहाँ पे आपका आपका नाम, आपका फादर के नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ एंड आपका एड्रेस एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। बिकॉज अगर आधार के बेसिस पे अगर पासपोर्ट करते भी हो देन वो ज्यादा ज्यादा सही रहता है। अच्छा, तो पहला पॉइंट ये हो गया। सेम अगर वोटर कार्ड में भी कोई प्रॉब्लम है देन वोटर कार्ड को भी आप सही कर लो, उसके बाद पासपोर्ट अप्लाई करो या रिन्यू करो। बिकॉज क्या हो जाता है कि अगर जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होती है उस टाइम पे अगर ये तीनों डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं करते देन वेरिफिकेशन ऑफिसर आपके पासपोर्ट को रोक सकता है, इशू नहीं कर नो, उसके लिए इशू इशू ऑर्डर नहीं दे सकता है उनकी, बिकॉज आपका डॉक्यूमेंट मैच नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वही ट्राई कर रहा है कि हर बंदे का बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो सही होना चाहिए इन ऑल डॉक्यूमेंट्स। जितने सारे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, आईडी प्रूफ इशू करती है, सब में सेम होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज वेरियस टाइम पे एक एक करके एक आइडेंटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इम्पोज की है, इसीलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स के होती है इसके लिए। और एज अ रिजल्ट कोई कोई लोग हैं जिनके आधार, वोटर और पासपोर्ट में अलग एड्रेस या अलग डेट ऑफ बर्थ हो जाती है। जो बट बट ये धीरे धीरे ये घट रहा है, बट फिर भी इसके लिए दिक्कत होती है। जो मैंने बताया आपको, बिफोर अप्लाइंग पासपोर्ट, नंबर 1, आप अपने वोटर कार्ड एंड आधार कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो इन्फॉर्मेशन एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, एंड वही इन्फॉर्मेशन आप डालो अपने पासपोर्ट एप्लीकेशन में। अच्छा, दूसरा एक इशू है, अगर आप लेडी हो, आपकी शादी हो गई, उसके बाद अपने हस्बैंड का नाम लिया हुआ है, देन डेफिनेटली आप
आपका जो अभी शादी के बाद जो नाम है उस नाम को आप मेंशन करना वहाँ पे, प्लस आपके पास हस्बैंड का जो पासपोर्ट है वो अगर वो रिन्यूअल पे जा रहा है और वो शादी के पहले का है, देन उनके पासपोर्ट पे भी आपका नाम डाल दो, वाइफ नेम इंक्लूड कर देना, भूलना मत ये वाइफ नेम इंक्लूड करने के लिए। बिकॉज इसमें क्या हो जाता है, बाद में बहुत सारे कंट्रीज में अगर जाते हो देन इंडियंस को प्रूफ करना पड़ता है कि आप हस्बैंड वाइफ हो, एंड सबसे बड़ा प्रमाण वही होता है हस्बैंड का नाम, हस्बैंड के पासपोर्ट में वाइफ का नाम मेंशन्ड है, एंड वाइफ के पासपोर्ट पे हस्बैंड का नाम मेंशन्ड है। यहाँ पे और एक चीज है, अगर हस्बैंड के पासपोर्ट में ऑलरेडी वाइफ का नाम है एंड वाइफ के पासपोर्ट में आप हस्बैंड का नाम देना चाहते हो, देन इसके लिए अलग से कोई डॉक्यूमेंट नहीं देनी पड़ती है। हस्बैंड का पासपोर्ट कॉपी एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो जाती है। हाँ, मैरिज सर्टिफिकेट तो वो एक्स्ट्रा प्रूफ के लिए वो मांगते हैं, बट डेफिनेटली हस्बैंड के नाम अगर इंक्लूड रहता है तो ये प्रोसेस इजी हो जाता है एप्लीकेशन सेंटर के लिए भी। सेकेंडली, जब हस्बैंड या स्पाउस के नाम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये भी मैं बताना जरूरी है। अगर आपका डिवोर्स हो गया है एंड डिवोर्स के पहले आपका पति का नाम इंक्लूड किया हुआ था, देन डेफिनेटली ड्यूरिंग रिन्यूअल ऑफ योर पासपोर्ट आप वो नेम को हटा देना, वाइफ हो या हस्बैंड हो उसको हटा देना। एंड उसके लिए डेफिनेटली वेरिफिकेशन के लिए आपको पासपोर्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट मांगेगा एंड आपके डिवोर्स डॉक्यूमेंट आप उनको दे देना। मेरे पास एक बंदे का पासपोर्ट आया था, वहाँ पे उनका डिवोर्स काफी सालों से हो गया है, लेकिन फिर भी वो अपना वाइफ का नाम वहाँ पे मेंशन किया हुआ रखा था। तो मैंने जब उनको पूछा कि आपने क्यों मेंशन रखा हुआ है, उन्होंने बोला था कि मैंने जब रिन्यू किया किसी ने मेरे को बताया नहीं कि वाइफ नेम को आप रिमूव कर सकते हो, बट डेफिनेटली आप रिमूव कर सकते हो। एंड अगर आपने रिमूव किया है, डेफिनेटली एप्लीकेशन के टाइम ये बोल देना और डिवोर्स डॉक्यूमेंट भी आपके साथ रख देना। बिकॉज इसमें क्या हो जाएगा कि कभी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कुछ कंट्री में और आपका वाइफ का नाम मेंशन किया है पासपोर्ट पे और आप या हस्बैंड का नाम मेंशन किया हुआ है एंड आप डिवोर्सी हो, देन आपके लिए दिक्कत हो सकती है प्रूफ करना, बिकॉज वो तब स्पाउस डॉक्यूमेंट अगर आपसे मांगेंगे देन आप दे नहीं सकोगे। इसीलिए डेफिनेटली उसको अपडेट करवा लेना। थर्ड 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 जो इंपॉर्टेंट चीज है, एड्रेस के बारे में तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। जो एड्रेस एकदम आधार कार्ड और वोटर कार्ड के साथ मैच करवाना, अगर वो गलत है देन डेफिनेटली आपको उसको सही करना है। अच्छा, फोर्थ मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ बच्चों के, अगर माइनर्स है, अगर माइनर है कोई, तो डेफिनेटली आपको याद रखना है कि हस्बैंड मतलब मम्मी और पापा दोनों का पासपोर्ट होना चाहिए, देन ओनली माइनर का पासपोर्ट बनाना। अगर एक पेरेंट का, अगर पापा का पासपोर्ट है, फादर का पासपोर्ट है एंड वाइफ का नहीं है, देन डेफिनेटली वाइफ का बच्चे के बनाने से पहले वाइफ का बना लेना, उसके बाद बच्चे का अप्लाई करना। बिकॉज अगर दोनों पेरेंट्स के पासपोर्ट होते हैं देन बच्चे का पासपोर्ट बनना इजी हो जाता है। बिकॉज इसमें और भी रीजन है, क्योंकि अगर माता पिता डिवोर्स्ड है देन काफी सारे प्रॉब्लम्स आ जाती है। कभी कभार हो जाता है कि हस्बैंड डिवोर्स से बच्चे को अपने माँ से दूर करने के लिए पासपोर्ट बना रहा है, या उल्टा हो जाता है कि माँ अपने पापा बच्चे के बाप से दूर करने के लिए उसको पासपोर्ट बना के इंडिया छोड़ के जाना चाहता है। तो इसीलिए ये इसमें पासपोर्ट ऑफिस को वेरीफाई करना होता है कि ये इलीगल काम कोई कर नहीं रहा है, या फादर या मदर दोनों में से कोई। सो इसीलिए अगर आप डिवोर्स नहीं हो, ये झंझट से बचने के लिए आप पहले अपने हस्बैंड का पासपोर्ट बनाना या वाइफ का पासपोर्ट बनाना, जिसका बना नहीं है उसके बाद बच्चे के पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देना। बिकॉज मैंने कुछ केस में देखा है कि फैमिली में तीनों के पासपोर्ट नहीं थे, बच्चे के दोनों पेरेंट्स के, तीनों ने एक साथ एप्लीकेशन किया और बच्चे का पासपोर्ट रुक गया। बिकॉज बाय द टाइम एप्लीकेशन एक ही साथ प्रोसेस होती है, बट उसमें वेरिफिकेशन का टाइम इशू इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि उसमें बच्चे का पासपोर्ट रुक जाता है। और रुकने से फिर से अप्लाई तो कर ही सकते हो, लेकिन आपका जो पासपोर्ट फी है वो आपका बेकार हो जाता है कभी कभार। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सो दैट रूल्स सिंपल बन जाए और आपको दिक्कत नहीं हो। दूसरा जो मेन मैंने देखा हुआ है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो देन डेफिनेटली एनओसी लेना। कुछ कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट 100% गवर्नमेंट ओन कंपनी नहीं है बट सब्सिडियरीज है, उसमें भी आप एनओसी लेना।
डेफिनेटली, बिकॉज अगर एनओसी नहीं लेते हो देन अगेन पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह जब होता है उस टाइम आपका पासपोर्ट रुक जाएगा। जो 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनीज है उनको तो एनओसी लेना पड़ता ही है, बट ये गलतफहमी कुछ लोगों के लिए है कि जो सेमी गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, जैसे कुछ बैंक्स हमारे इंडिया में है जो सेमी गवर्नमेंट है, और उनके लिए भी या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, उनके लिए भी ये एनओसी लेना जरूरी है। अगर नहीं लेते हो तो डेफिनेटली पासपोर्ट निकलने में आपको प्रॉब्लम होगी एंड आपको पासपोर्ट नहीं बनती है। तो और उसके साथ में आपको और एक चीज बता रहा हूँ, ये इशू तो उतना बड़ा नहीं है, बट फिर भी एक इशू मैंने देखा हुआ है काफी सारे पासपोर्ट्स पे। एक है कि फादर और मदर, आपके फादर और मदर का अगर डेथ हो गया है आपके पुराने पासपोर्ट में, ये रिन्यूअल के टाइम में बता रहा हूँ, रिन्यूअल के टाइम आपके फादर या मदर दोनों दोनों नहीं है बाई, मतलब दे आर नॉट अलाइव एनी मोर, वो जिंदा नहीं है, देन डेफिनेटली उसको अपडेट करवा लेना, लेट वर्ड ऐड करवा देना। लोगों को लगेगा कि लेट वर्ड क्यों ऐड करना है, बिकॉज देखो अल्टीमेटली पासपोर्ट लेके आपको ट्रैवल करना है, दैट इज द प्राइमरी रोल ऑफ पासपोर्ट, वही काम के लिए आप पासपोर्ट बना रहे हो। तो अभी कोई बहुत सारे वीजाज है जहाँ पे आपको आपके पेरेंट्स की डिटेल्स देने पड़ते हैं, अगर पेरेंट्स जिंदा हो तो, लेकिन अगर आप मेंशन कर रहे हो आपके पेरेंट दोनों गुजर गए हैं, देन आपको वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना पड़ता है, तो आपका वीजा प्रोसेस सिंपल हो जाता है। इसीलिए मैंने ये बार मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है और आपका ये अल्टीमेटली वीजा बनने के टाइम लगता है, तो आपका वीजा प्रोसेसिंग इजी हो जाए इसीलिए आपका पासपोर्ट सही होना चाहिए। एंड दैट इज द रीजन, अगर आपके पेरेंट्स अगर जिंदा नहीं है अब देन डेफिनेटली उनके नाम के पहले लेट लगा लेना। सेम गोस फॉर योर स्पाउस एज वेल, अगर वो स्पाउस जिंदा नहीं है तो लेट लगा देना, क्योंकि इन दैट केस बहुत सारे वीजा डॉक्यूमेंट्स आपको लगते नहीं है। यहाँ पे एक चीज है लीगल गार्डियन, ये लीगल गार्डियन में मेरे पास एक पासपोर्ट आया था, वहां पे एक लेडी ने अपने लीगल गार्डियन पे अपना अपना अपने बेटे का नाम लिख दिया था। देखिए लीगल गार्डियन टेक्निकली उन लोगों के लिए होता है जो माइनर है, ठीक है, लीगल जिनके जो माइनर है उनके पेरेंट्स उनके आसपास नहीं रहते, वो लीगल गार्डियन के साथ रहते हैं, देन लीगल गार्डियन, या वो ऑर्फन है, उनके पेरेंट्स नहीं है तो उनके लिए लीगल गार्डियन रहते हैं। बट अगर आप एडल्ट हो उनका लीगल गार्डियन टेक्निकली कोई होता नहीं है, हाँ कोई आपकी जिम्मेदारी लेती है, बट लीगल गार्डियन टेक्निकली कोई होता नहीं। तो लीगल गार्डियन में गलती से भी अगर आप स्वस्थ हो, आप चल फिर सकते हो, काम करते हो, या आप ऐसे मतलब यू आर फिजिकली फिट ऑल्सो, देन डेफिनेटली आप लीगल गार्डियन नेम मेंशन मत करना, बिकॉज लीगल गार्डियन इज नॉट, एक एडल्ट का लीगल गार्डियन टेक्निकली कोई होता नहीं है अगर आप कॉन्शियस में हो। हाँ अगर अगर कोई मेंटली चैलेंज्ड है तो उसका डेफिनेटली लीगल गार्डियन होता है, एडल्ट हो या माइनर हो, उन केसेस में। बट अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट हो, डेफिनेटली लीगल गार्डियन में किसी का नाम मेंशन मत करना, ये वीजा एप्लीकेशन के टाइम आपका मैटर कॉम्प्लिकेट कर देगा। पासपोर्ट तो आपकी बन के आ जाएगी, बट बाद में ये प्रॉब्लम कर देगी। अच्छा, उसके साथ और तो वीजा, अच्छा यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो है, डेफिनेटली आप एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ऐसा डालना जहाँ पे अगर कोई भी पासपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपको हो, या ट्रैवल के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो आपको पासपोर्ट ऑफिस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे कांटेक्ट कर सके। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बंदा ट्रैवल कर रहा था, उसी टाइम उसके पासपोर्ट को लेके कोई इश्यू आई थी, तो पासपोर्ट ऑफिस ने उनको फोन करके ये बताया था कि जब नेक्स्ट टाइम आप इंडिया वापस आ जाओ, जब डेफिनेटली पासपोर्ट ऑफिस विजिट करना और आपके पासपोर्ट में कुछ इश्यू है उसको रेक्टिफाई कर लेना। ये पासपोर्ट ऑफिस के लिए पॉसिबल था क्योंकि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स उन्होंने दिया हुआ था। तो डेफिनेटली इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ऐसे लोगों का देना जो इजीली रीचेबल हो, एंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में किसी को बिना बोले उनके परमिशन के बिना डेफिनेटली इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मत डालना, वो डेफिनेटली एक इलीगल होता है। बहुत सारे लोग कर देते हैं बट ऐसा मत करना। अच्छा, बाकी जो इन्फॉर्मेशन ये तो आपको सबको पता होता है। पुलिस स्टेशन, पासपोर्ट एप्लीकेशन करने के पहले आपका सही पुलिस स्टेशन डेफिनेटली पता कर लेना, बिकॉज सही पुलिस स्टेशन नहीं है तो पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम आपको बहुत दिक्कत आएगी, इनफैक्ट होगा भी नहीं, तो आपको फिर से नया एप्लीकेशन डालना पड़ेगा।
लास्टली प्रीवियस पासपोर्ट इंफॉर्मेशन, अगर आपका पासपोर्ट पहले खो गया था, आप रिन्यू कर रहे हो, ये इंफॉर्मेशन आप हमेशा रखना। यहाँ पे एक मेंशन करो आपको, जब भी आपको आपकी पासपोर्ट बन के आ जाए, नया हो या पुराना हो, मतलब रिन्यू हो या रिन्यूड हो, उसकी एक फोटोकॉपी या स्कैन कॉपी आप अपने पास अब डेफिनेटली रखना, क्योंकि अगर पासपोर्ट खो जाता है देन वो फोटोकॉपी बहुत काम आती है आपके फ्रेश पासपोर्ट बनने के लिए। बाकी और ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, मेरा वीडियो का तात्पर्य यही था कि आपको बताओ कि पासपोर्ट ऐसे बनाओ, पासपोर्ट बन जाती है एक बेसिक डॉक्यूमेंट से, बट उसके साथ जो मतलब पासपोर्ट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको सही प्रूफ करने के लिए अगर बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके सही नहीं हो, देन बाकी डेफिनेटली ड्यूरिंग पासपोर्ट एप्लीकेशन एंड ड्यूरिंग वीजा एप्लीकेशन बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने ये देखा हुआ है, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे पास एक पासपोर्ट आया था, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि पासपोर्ट में और उनके आधार कार्ड में हस्बैंड का या वाइफ का स्पेलिंग मिस्टेक था, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन एक अल्फाबेट मिसिंग थी। तो ये अगर कोई वीजा एप्लीकेशन के टाइम ये मिस्टेक पकड़ ले तो वीजा निकलने में दिक्कत हो जाती है। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन आपने सुना एंड आपको अच्छा लगा होगा या आपने ध्यान रखा होगा। अच्छा, लास्ट मैं खत्म कर रहा था वीडियो लेकिन मेरे को याद आ गया, कोई भी पासपोर्ट फिलअप कर सबमिट करने के पहले, एप्लीकेशन सबमिट करने के पहले पासपोर्ट और वेबसाइट में देखना एक डॉक्यूमेंट एक सेकंड, हाँ, डॉक्यूमेंट एडवाइजर बोल के एक जगह है। डॉक्यूमेंट एडवाइजर में देखिए यहाँ पे फ्रेश पासपोर्ट, री इश्यू पासपोर्ट, ये दोनों का ऑप्शन है। बाकी आपका उतना काम पासपोर्ट रिलेटेड नहीं है, बाकी दूसरे का आपका है। अच्छा, री इश्यू पासपोर्ट या फ्रेश पासपोर्ट जब है, इस डॉक्यूमेंट्स एडवाइजर को एक बार चेक कर लेना। वहाँ पे आप कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, जैसे आप माइनर हो, सीनियर सिटीजन हो या क्या हो। अब जैसे आपने दे दिया कि नॉर्मल एप्लीकेशन है, एडल्ट है, एंड आपको पूछ रहा है इज एप्लीकेशन एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड कैटेगरी है में हो या नहीं हो। अगर हो तो यस दे देना, अगर नो देना तो अब नो दे देना। अब नो ही दे देते क्योंकि आपको इसमें डिटेल्स मिल जाएगी, बिकॉज यहाँ पे देखो आपको नॉन ईसीआर प्रूफ कर ईसीआर नॉन ईसीआर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, प्लस डिटरमिन योर कैटेगरी, यहाँ पे भी आपको दिखा दे रहे हैं कि सीनियर सिटीजन का एज क्या है। ये सीनियर सिटीजन का एज जो है ये 65 है फॉर अभी, एंड फीमेल के लिए 60, बट ये आपके जॉब रिलेटेड वाली सीनियर सिटीजनशिप नहीं है, एज लिमिट नहीं है। अच्छा, इसके साथ अब देखो, अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने से आपको और सवाल पूछते हैं, रेसिडेंट ऑफ JNK हो या हो नागालैंड के हो, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ हो या नहीं हो। यहाँ पे काफी सारी चीज है जो आपको समझ में आ जाएगी, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर सेपरेटेड हो, जो मैंने पहले आपको बताया था, नेम चेंज है अगर आपका, देन डेफिनेटली ये देखिए मैरिज वाली चीज है। अच्छा, मैं एक चीज क्लैरिफाई कर रहा हूँ, जो मैंने पर्सनली मेरे साथ हुआ था कि पासपोर्ट ऑफिस में अब जब जाते हो, अगर आपको आपके वाइफ का नाम ऐड कर रहे हो या वाइफ आपकी नाम ऐड कर रही है तो मैरिज सर्टिफिकेट इनक्लोज कर देना। उसके लिए मैरिज रिलेटेड अगर अपडेट है, वाइफ का नाम या नेम चेंज है, देन डेफिनेटली उसके लिए कोर्ट एफिडेविट नहीं लगती है। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे जो नाम है वही नाम में अगर चेंज हो गया है, देन दैट इज अ वैलिड डॉक्यूमेंट, कोर्ट एफिडेविट नहीं लगती है। देखिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपका अगर स्पाउस का शादी के पहले वाला नाम ही रहता है, देन डेफिनेटली इन दैट केस आपको कोर्ट से एफिडेविट निकालना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप शादी कर रहे हो एंड उसके शादी के बाद पासपोर्ट वाइफ एप्लीकेशन करेगी तो डेफिनेटली शादी के डॉक्यूमेंट में आपको अगर नाम चेंज करना है, हालांकि मैं लेडीज को एडवाइस देता हूँ कि डोंट चेंज योर सरनेम, बिकॉज उसमें काफी सारा डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आ जाती है पासपोर्ट बनने के टाइम के लिए। तो और आप उस टाइम पे आपको कोर्ट से एफिडेविट बनाना पड़ता है, देन ओनली नेम चेंज हो जाती है, सॉरी सरनेम चेंज हो जाती है। चलिए, यही मेरा इन्फॉर्मेशन मेरे को देना था पासपोर्ट एप्लीकेशन के बारे में। लाखों वीडियोस है वो आप देख सकते हो, लेकिन पासपोर्ट बनाने के टाइम जो मिस्टेक्स होती है या जो मिस्टेक उनको लगता है कि अभी कोई मिस्टेक नहीं है लेकिन बाद में वीजा के टाइम प्रॉब्लम आ जाती है, वही मिस्टेक्स मेरे को हाईलाइट करवाना था। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ स्मार्ट ट्रैवलर। डू सब्सक्राइब। थैंक यू।